तो आगे चलते हैं, तो देखते हैं अपन एनसीईआरटी में अगला टॉपिक कौन सा दे रखा है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना अपने को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी अपन ने एक चीज बोली थी कि सर जैसे जैसे साइन एक्स, यहाँ पे सी की वैल्यू बदलती जा रही थी, सी की वैल्यू तो बदलती जा रही थी, 1 2 3 कुछ भी लिख रहा था मैं, 1 लिख रहा था, 2 लिख रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास हमेशा क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन जो था वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आ रही थी cos x। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन जो है इस जैसे इस cos x है, इस cos x का जो इंटीग्रेशन है मेरे पास क्या आएगा, sin x प्लस सी, ये बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। तो सर ये जो sin x प्लस सी है, इस sin x प्लस सी में क्या एक ही कर्व है क्या? क्या एक फिक्स ही कर्व है यहाँ पे? नहीं, केवल sin x ही थोड़ी है। जब मैं इस c की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, sin x प्लस सी 1, 2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, sin x प्लस 2, 3 पुट करूंगा तो sin x प्लस 3। ये सारे अलग अलग कर्व है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये फैमिली ऑफ कर्व है क्या? फैमिली ऑफ कर्व्स है। यानी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब किसी भी फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट आता है एक्चुअली वो क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। वहां पे एक कर्व ना होके क्या होते हैं, बहुत सारे कर्व होते हैं, सी की वैल्यू चेंज करते जाओ और नया कर्व आता जाएगा। अब देखो sin x से तो क्या आसानी से समझ में नहीं आएगा, मैं एक कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूं जो एनसीईआरटी में ले रखा है, उसी से समझा देता हूं। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी में ले रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या है 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा 2x। अभी बोला था मैंने, ऑब्वियस सी बात है, सी की वैल्यू चेंज करते जाओ और नया फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, वही आएगा 2x। तो देखो अगर मैं कर्व में बात करूं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसा होता है, पैराबोला ही पढ़ा है हमने पिछली क्लासों में, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला की फॉर्म है। अब सर ये तो मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। अब यहाँ पे जब मैंने c की वैल्यू 0 पुट करी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 0 का जब डिफरेंशिएशन किया तो 2x, यानी 2x का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ की वैल्यू c की वैल्यू 1 आएगी, यानी ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे देखो y की x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहा हूँ, कर्व अपन ऐसे तो बनाते हैं, x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कहां पे जाएगी, 1 पे, ये 1 मान लेते हैं, ये 1 है। तो अब मेरा जो एक्स स्क्वायर का कर्व है वो कहां से चालू होगा, ऐसे चालू होगा, तो ये कौन सा कर्व है मेरा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 हो, यानी c की वैल्यू अगर 2 आए मेरे पास, या मैं 2 लिख लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर्व आ गया मेरे पास, यानी यहां से चालू होगा कुछ ऐसा होगा। अगर 3 होगा तो ऐसा होगा, तो इनकी वैल्यू, ये कर्व चेंज होते जाएंगे। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि यहाँ पे 2 आए। अब एक वैल्यू नेगेटिव लेके देख लेते हैं कि मान लो c की वैल्यू मैंने क्या ले ली, -1, तो -1 कौन सा होगा मेरा, यहाँ पे होगा, तो यानी ये कर्व मेरा कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। तो मैं ऐसे कितने भी कर्व बन सकते हैं, आगे भी बना सकता हूं, ऊपर भी और बना सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो ये कर्व तो क्या होंगे सर, c की वैल्यू तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे जो c है, मैंने बोला था ये जो c है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, c बिलोंग्स टू कैपिटल R, कैपिटल R रियल वैल्यूज है जिसको अपन R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो c है
सर इस c की वैल्यू जैसे बदलती जाएगी, जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे ये फंक्शन बदलते जाएंगे, हर बार नया फंक्शन आता जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरा 2x का इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली एक कर्व ना हो कि क्या है, बहुत सारे कर्व है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का वो यही है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी प्रोडक्ट आएगा अपने पास वो हमेशा क्या शो करेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करेगा। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स से शो कर दूं, एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी कैपिटल सी, ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो हमेशा किसे शो करेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स को। तो अपने को यही कंसेप्ट पढ़ना था, इसमें यही बताना था कि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा मेरा फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करेगा, ना कि एक फिक्स कर्व को। ठीक है, तो ये हुआ अपना रिप्रेजेंटेशन होगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और कौन सा टॉपिक दे रखा है। प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। पहली प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो तो सेम ही है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। यानी अगर मैं ये बोलूं डी अपॉन डी एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स होता है। तो एफ डेस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, एफ एक्स, और यहाँ प्लस सी भी लगा दो अगर यहाँ पे प्लस सी लाना है तो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि टू इंडेफिनेट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। अभी अपन ने बोला था थोड़ी देर पहले कि सर जैसे एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 2x है, और जब मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखो इस 2x से भी एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है, इस 2x से भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी जब दो अलग अलग फंक्शन है, इसको मैं एफ एक्स मान लू, इसको मैं जी एक्स मान लू, इन दोनों अलग अलग फंक्शनों का जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इन दोनों के फंक्शनों के डिफरेंशिएशन का जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो वो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ रहा है, एक सेम फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व्स। मैं इस एफ एक्स के लिए, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए भी अगर इंटीग्रेशन बोलूंगा यही है, इसका इंटीग्रेशन भी यही है, और ये एक फैमिली है, तो इसके भी फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस सी है, इसका भी फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी दोनों के लिए एक ही फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों के लिए अगर फैमिली ऑफ कर्व्स सेम है तो इनका इंटीग्रेशन क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसने यही बोला है कि अगर दो फंक्शन है उनका फैमिली ऑफ कर्व सेम है तो ये जो इंटीग्रेशन आएंगे जी एक्स डी एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा, एफ एक्स डी एक्स के। ठीक है, एग्जाम्पल से आया समझ में, दोनों का सेम फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहा है क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन जो है अलग अलग फंक्शंस का एक ही आ रहा है। ठीक है,
ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट अपने को याद रखने, क्योंकि ये कंसेप्ट एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में तो कहीं काम नहीं आ रहे बेसिकली, नॉर्मली काम में नहीं आएंगे, बट अपन जब आईआईटी जेई या उस अपर क्लासेस की क्वेश्चन करेंगे बेसिकली ये कहीं भी काम नहीं आने वाले। एनसीईआरटी में तो एक्चुअली कोई क्वेश्चन में ये काम नहीं आ रहे, बट अपन जैसे आईआईटी की तैयारी के क्वेश्चंस करेंगे या आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जो अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनमें क्या होता है इन कंसेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो उनकी जो थ्योरी होती है अपन बेसिकली भूल जाते हैं, और वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे जो अच्छे क्वेश्चन बना देते हैं वो अपन से सोल्व हो ही नहीं पाते। तो अपने को क्या होना है, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इनसे काफी अच्छे सवाल बनने वाले हैं आगे। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और इन दोनों का समेशन है। अगर मैं इस समेशन का इंटीग्रेशन करूं तो मैं इस इंटीग्रेशन को इन दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स बराबर किसके होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। अपने को प्रॉपर्टीज याद रखनी है। हाँ, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। इससे अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी मेरा फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन में है। अब ये वैल्यू जो के है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इंटीग्रेशन पे क्या करती है, अपना कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो अपन क्या करते हैं, इस के को बाहर ले आएंगे और अपने इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी जिन्होंने बोल रखी पांचवी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों का मिक्सर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बोला सर दो ही फंक्शन है, कोई बोले सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे तीन फंक्शन हो, ऐसा हो जाए जैसे सर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, या आगे और कुछ भी तो हो सकते हैं। तो देखो अगली प्रॉपर्टी में यही बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आगे भी बढ़ सकती है, जैसे k1 है f1x है प्लस माइनस k2 f2x प्लस माइनस k3 f3x, इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो, dx है। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये इंटीग्रेशन सब पे ओपन होगा अलग अलग प्लस माइनस पे, और फिर ये जो k1 k2 k3 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू जो तो बाहर आती जाएंगी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आगे चलता जाएगा, जितने यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, सॉरी फंक्शन अलग अलग होंगे, उतने ये आगे आगे डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, अब आगे अपन ने ये थ्योरीज और प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब इस पे एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, वो एग्जांपल करते हैं। और मेरे चैनल पे मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को। ठीक है, तो देखो एग्जांपल 1 है, उसमें एक एग्जांपल दे रखा है cos 2x। ठीक है, तो इसका आपने वो क्या निकालना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है। तो बोले सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखो अभी तक अपन ने कुछ एडवांस पढ़ा नहीं है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से निकालना है इसको। तो अपन ने जो अभी तक पढ़ा है, बोले सर इसका अगर ये cos x होता तो मैं आसानी से बता सकता था सर क्या था, sin x। क्यों, क्योंकि सर sin x का जो डेरिवेटिव है वो मेरा क्या होता है cos x। पर सर आपने तो यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसा कोई फंक्शन अपने पास हो जिसका डिफरेंशिएशन ये आए, ऐसा कुछ फंक्शन अपने को बनाना है। ठीक है, तो क्या बना सकते हैं, देखो अगर मेरे पास ये जो साइन है, इस साइन में अगर x की जगह 2x हो, अगर देखो इसका डिफरेंशिएशन करो sin 2x का,
साइन 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं क्या होगा, देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा cos 2x, और ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, चेन प्रोडक्ट रूल सॉरी चेन रूल लगा रहे हैं अपन, तो ये हो गया, इस 2 को मैं यहां ले आता हूं 2 cos 2x, तो सर 2x तो बन गया मेरे पास, देखो cos 2x तो आ रहा है, बट यहां पे मेरे को क्या चाहिए 1 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे क्या आ रहा है 2, तो सर अगर मैं इस 2 को हटा के यहां 2 कर दूं तो ठीक है, तो देखो अगर सर ये फंक्शन मेरा ऐसा होता sin 2x अपॉन 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा cos 2x, ठीक है, तो cos 2x आ गया मेरे पास, और सर ये रहा cos 2x, यानी अगर सर sin 2x अपॉन 2 इसका डिफरेंशिएशन cos 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c अपने को लगाना ही क्योंकि ये c एक कांस्टेंट है, ठीक है, आया समझ में, तो अपने को ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, और एक और चीज ध्यान में रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी ने एक तरीका दे दिया, जैसे एनसीईआरटी ने अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, ठीक है, तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ऐसे यही तरीका उन्होंने बैक प्रोसेस में दिया है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि एनसीईआरटी ने जो एग्जैक्ट कर रखा है वही आप सोल्यूशन में करके आओ, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए और आपका तरीका लेजिबल होना चाहिए, आपका तरीका ठीक होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एनसीईआरटी से इक्वल मैच करता है या नहीं, तो जब भी अपन ने जो मैंने समझाया वो भी करेक्ट तरीका है, उसको भी आप अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन है सेकंड में रखा है, इसने बोला है कि आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है 3x² प्लस 4x क्यूब dx, ये आपको निकालना है, तो फिर वही कंसेप्ट बोले सर मुझे तो केवल डेरिवेशन नहीं आता है अभी तक, तो ये जो है ये किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन ये आता हो, ठीक है, क्योंकि यही तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो सॉरी हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 4x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो देखो अपने को कोई फंक्शन ढूंढना है ऐसा, कोई भी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए अपने पास ये, ठीक है, जब ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो फंक्शन अपना, तो देखो अगर इन दोनों को मैं अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 3x² dx प्लस 4x क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं ना, ठीक है, अब देखो 3 dx 4x क्यूब dx ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, अब आप चाहो तो यहां पे पावर रूल लगा सकते हो, और अगर आप पावर रूल ना लगाना चाहो और जो आपका डेरिवेशन का तरीका उससे करो, तो देखो x², सर x² तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि सर d अपॉन dx x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 3x² होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो देखो सर मैंने यहाँ जो 3 को बाहर निकाला, सर एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, सर 3x² तो दे रखा है ना, तो ये 3x² है, तो जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस कैंसिल आउट, ठीक है, यानी 3x² का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, और अभी मैंने एक और बात बोली, सॉरी
एक और मेरे को पता है कि सर डी अपॉन डी एक्स की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब। तो वही प्रोसेस में जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर, ये तो किसका इंटीग्रेशन है, x क्यूब का, और ये किसका इंटीग्रेशन है, x4 का प्लस सी। ठीक है, आया समझ में। और ये चीजें अपने को समझने की है, ऐसे क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में। देखो एक और तरीका है, थर्ड एग्जांपल क्या है, 1/x है, इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। जहां पे इसने एक कंडीशन भी दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सर ये कंडीशन क्यों दे रखी है इसने, क्यों, क्योंकि सर अगर x की वैल्यू 0 होती तो ये फंक्शन ही क्या हो जाता, इनडिफाइंड। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो सर सीधा सीधा पता है, मुझे पता है, मैं पढ़ा था अभी कि log mod x डिफरेंशिएशन log mod x का क्या होता है, 1/x। तो जब 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये log mod x प्लस सी। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कैसा लगा आप सबको? अगर आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया है और आपको ढंग से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें अगर आपको कोई डाउट है या कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस हर क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।